ऑफ पेरोक्साइड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहां नो रिएक्शन मत लिख देना भाई, स्टार लगाकर इस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं, स्टार लगाकर नोट भी कर सकते हैं। HCl follow ionic mechanism, HCl follow ionic mechanism in the presence as well as in the absence of peroxide. HCl follow ionic mechanism in the presence as well as in the absence of peroxide. In the presence as well as in the absence of peroxide. HCl को peroxide से कद्दू फर्क नहीं पड़ता है। सुलटा दिया है? चलिए नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद एक दो बातें और, फिर हम ब्रेक लेंगे ना, चलने दें? ठीक है भाई, पहले मुझे अभी तो पढ़ाने दो। एक बात को एक बार बोलने में भी उतना इंपैक्ट आता है और 10 बार बोलने में भी उतना इंपैक्ट आता है, बल्कि बेवकूफ और कहलाओगे। कल गलती से डॉक्टर बन गए तुम और पेशेंट को 5 बार बता रहे हो पानी के साथ दवाई लेनी है, बोलो किसके साथ? पानी के साथ। बोलो किसके साथ? पानी के साथ। पेशेंट दोबारा नहीं आएगा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक, खुद को याद करवा रहा है कि मुझे बता रहा है। चलिए आइए देखिए, ये क्वेश्चन एकदम एक्सक्लूसिव है भाई। ऐसा एक बार एम्स में कहते हैं क्वेश्चन दिया हुआ था। अब एम्स का ऑथेंटिसिटी तो नहीं है, लेकिन बच्चों से उस टाइम पर मैं था, बच्चों ने साफ बोला था कि सर एचबीआर हीट लिखा हुआ था क्वेश्चन में, और एचबीआर हीट से क्या होता है एम्स में, जैसा मास्टर जानता है ना वैसा मैनिपुलेट कर लेता है क्वेश्चन को। बच्चे ने आके बोला कि सर ऐसा ऐसा था, चुप, मैं समझ गया, क्योंकि तू जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा मेरे को आता ही, अब मैं वैसा वैसा बनाऊंगा जैसा जैसा मेरे को आता है। तो क्वेश्चन को तुरंत मास्टर मैनिपुलेट कर लेते थे। मैंने ये तो लाइव होते हुए देखा, मैंने कहा सर ये कुछ और कहना चाह रहा है कि मैं जानता हूं, आप मत जाओ। तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी है। अगर आप एचबीआर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, या फिर आप एचबीआर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगेन इट विल फॉलो द रेडिकल पाथ, अगेन इट विल फॉलो द रेडिकल पाथ। जी हां, ये सही है। अगर एचबीआर की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू भी करवा दी ना, तो अगेन रेडिकल पाथ से रिएक्शन जाएगी, और रेडिकल पाथ से रिएक्शन जाएगी तो पहले बताओ किसको जोड़ोगे? किसको जोड़ोगे? बी आर रेडिकल। तो यहां बी आर रेडिकल जुड़ेगा और यहां रेडिकल बनेगा, और अगले स्टेप में यहां पर कौन जुड़ेगा? एच रेडिकल। ये चीज एकदम एक्सक्लूसिव है भाई, क्लियर? तो यहां पर आपके सामने जुड़ा हुआ मिलेगा कौन? बी आर। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको नोट कर लेना। जिस दिन इस कंडीशन पर पूछा गया साफ मिलेंगे, क्योंकि हमें लगता है केवल प्रोक्साइड की प्रेजेंस में ही ये रेडिकल पाथ फॉलो करता है एचबीआर। नो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू भी ये रेडिकल पाथ फॉलो कर जाता है। अगेन आपने रेडिकल जनरेशन की कंडीशन दे दी है, अगेन आपने रेडिकल जनरेशन की कंडीशंस दे दी हैं। ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, मान लो उसी में 15 है तो 12-13 तो ऐसे होंगे जो सभी बनाएंगे। ये आते हैं रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस, कुछ बच्चे कर पाएंगे और कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। सुलटा दिया है। चलिए अब मैं वापस लौटता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं तो चीजों को कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, और अगले 5 से 10 मिनट तक आपका पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार रेडिकल के साथ खेल रहे हैं, और एग्जामिनर भी ऐसी बातें हमारे साथ करता रहेगा। प्रोपेगेशन स्टेप आगे तो नहीं होंगे ना, जनरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या एचसीएल के केस में रेडिकल जनरेशन नहीं हुआ था, पर प्रोपेगेशन नहीं हो पाता ना। एचबीआर ही ऐसा है जो सक्सेसफुली दोनों स्टेप को करवा पाता है। चलिए आगे बढ़ूं, ध्यान से, सभी के पेन कुछ देर के लिए डाउन होने चाहिए। देखिए इसमें कुछ रिएक्शन तो अभी ऐसे लिखेंगे जो करंट चल रही है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो आगे पढ़ेंगे, और कुछ बैक से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट कंफ्यूजिंग रिएक्शंस होती हैं जो अभी मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। ये हमारे सामने कौन है? बेंजीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देता हूं? Cl2 के साथ, डार्क में, डार्क एंड एट रूम टेम्परेचर, कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? इन दिस केस देयर विल बी नो रिएक्शन। दोस्त ये एल्कीन जैसा नहीं है कि डबल बॉन्ड पर एडिशन कर लेगा रूम टेम्परेचर डार्क में। चेंज आया थोड़ा सा। बेंजीन एडिशन रिएक्शन को अवॉइड करता है, क्योंकि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी उसको बर्दाश्त। ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों, ध्यान से सुनते रहना। अगर पेपर फाइनल का कभी लगा मेजर का मेरे हाथ, तो मैच द कॉलम में आपको ढंग से सुलटाया जाए। ध्यान से सुना, और एग्जामिनर भी सुलटाएगा, क्योंकि बात सारी एनसीईआरटी की है। यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर हम रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? Cl2 के साथ, and Cl2 is taken in excess in the presence of AlCl3, then the reaction will take place. But in this case reaction will be entirely different. ये ऐसी रिएक्शन होगी
जो अभी तक आपने पढ़ी ही नहीं है। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, दिमाग भी खर्च मत करना। क्लियर? ये हमारे सामने बनकर आएगा हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन नहीं, ये BHC नहीं है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन नहीं चमकेगी, परेशान नहीं होना है। मैं ब्रैकेट में अभी लिख देता हूं, ये रिएक्शन जा रही है आपकी कौन सी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब ये पढ़ेंगे तब हमें क्लियर होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि बेंजीन वाले चैप्टर में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना, वही रिएक्शन आपकी हो रही है किसके साथ, Cl2 के साथ, एंड Cl2 इज टेकन इन एक्सेस। क्लियर? ध्यान से सुनना दोस्त, बट दिस टाइम इज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट हाई टेम्परेचर लाइक 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सभी का ध्यान इधर जाना चाहिए, सभी का ध्यान इधर जाना चाहिए दोस्त। Under this condition, radical will be generated. Under this condition, radical will be generated. And कौन से रेडिकल जनरेट होंगे, Cl रेडिकल। हमेशा ही कौन सा जनरेट होगा, Cl। ये आंख खोलो और देखो, ये HCl नहीं है, ये HCl, क्योंकि तुम बाद में जब पेपर में सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि एडिशन रिएक्शन फ्री रेडिकल से तो जाता ही नहीं है। बताया HCl है, पूछ Cl2 रहा है, दिमाग में HCl चल रहा है। क्लियर? Cl2 का बिल्कुल एडिशन होगा, रेडिकल जनरेट हो गया है, रेडिकल हाईली रिएक्टिव। अब आप समझते हैं, बेंजीन ने मना किया कि मैं एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं हूं। देखो यही मैंने मुंह पे क्या मना कर दिया, नो रिएक्शन। तो रेडिकल बोलता है अपने बारे में जानता ही, अपन आए रिएक्शन तो होगा, भले ही एरोमेटिक कैरेक्टर ही साफ हो जाए। तो यहां पर आपका हर डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगा। इस क्वेश्चन को लोग रटते हैं, समझो इस बार। चेन इनिशिएशन जनरेशन ऑफ Cl रेडिकल, चेन प्रोपगेशन में पहले यहां पर Cl रेडिकल जुड़ेगा तो यहां क्या बनेगा, रेडिकल। फिर उस रेडिकल पर कौन जुड़ेगा, Cl ही जुड़ेगा। अबे HCl थोड़ी है ये। चेन इनिशिएशन में कौन बना, Cl रेडिकल। चेन प्रोपगेशन के पहले स्टेप में यहां Cl रेडिकल जुड़ा, यहां कौन बनेगा, रेडिकल। दूसरे स्टेप में यह रेडिकल Cl2 पर अटैक करेगा, तो दोनों साइड कौन जुड़ेगा, Cl। अगर मान लीजिए यहां पर भी Cl जुड़ गया और यहां पर भी Cl जुड़ गया, तो बेंजीन बोलेगा इनका रख कर करूंगा क्या, क्योंकि एरोमेटिसिटी तो चली, जो मुश्किल काम था वो तो तूने सुलटा दिया। तो कहता लगे हाथ इनको भी सुलटा, कोई मतलब नहीं है। तो ये पहले बॉन्ड पर एडिशन हुआ, ये दूसरे बॉन्ड के ऊपर एडिशन हुआ, ये तीसरे बॉन्ड के ऊपर एडिशन हुआ। कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे, तो हमने तो एक्सेस में दिया कि कोई दिक्कत ही। तो ये जो रिएक्शन हो रही है दोस्त, ये हो रही है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये जबरदस्त है, क्या हो रही है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट बना है इस पर भी ढेर सारी बातें करेगा आपसे। इस बने हुए प्रोडक्ट को अगर अपन बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसके नाम में लोचा है, हेक्सा, अच्छा उल्टा बना दिया, ओके ओके, अरे ठीक है, ऊपर वाला लिख दिया मैंने, सॉरी। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऊपर वाला लिख दिया था ना मैंने, ठीक। नहीं नहीं, मैं गलती मांग रहा हूं, मुझसे गलती हो गई है, अब तो बढ़ सकता हूं। आइए, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इट इज ए डेराइव्ड नेम। डेराइव्ड का मतलब जो प्रोडक्ट जहां से बनकर आया है ना, उसके बेसिस पर नाम लिखा गया है। तो आपका रिएक्टेंट कौन है बताओ, बेंजीन। तो यहां से नाम आया है, और कितने क्लोरीन लग गए हैं, 6। तो इसको बोला गया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि बच्चे को लगता है इसमें बेंजीन है, पर इसमें बेंजीन नहीं है, नाम का लोचा है। जैसे नाम होता है बहादुर, नाम होता है होशियार, और 10th पास कर नहीं पाया, तो इसका भी बिल्कुल वैसा ही है। नाम में है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, पर इसमें बेंजीन नहीं है। बच्चे को धरेगा ये, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का ही प्रोडक्ट है।
तो पहला तो इसमें ये होगा। दूसरा, अगर इसके बारे में पर्टिकुलरली बात करना चाहें तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। ये आने वाले क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, नॉन एरोमेटिक। क्योंकि भाई साहब जिनको एरोमेटिसिटी नहीं चमकती है ना, वो याद कर लेते हैं बेंजीन दिखते ही एरोमेटिक, तो बेंजीन तो इसमें है ही नहीं, नॉन एरोमेटिक। दूसरा, इसका नाम दूसरे भी हैं, बिल्कुल सही, गैमेक्सेन के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर इसको लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है। एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? कई बार इसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल्स में भी किया जाता है, मतलब एज ए मेडिसिन। लाइस को पर्टिकुलरली अगर मारना है तो इसका इस्तेमाल वहां पर भी किया जाता है, पर इतना ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट हमें इसके बारे में तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है गैमेक्सेन। तो कई बार क्या करता है, ये नहीं बोलता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछ लेता है कि बताइए क्या बनेगा। फिर से आंखें खोलो, ये रिएक्शन अभी आपको नहीं चमकेगी, ये आगे समझाऊंगा मैं, लेकिन लिखा होना चाहिए। रिवीजन के टाइम पर तो हम सभी बातें पढ़ चुके होंगे। यहां रिएक्शन नहीं हुई, अब आप हर चीज की इंपॉर्टेंस समझिए। आप समझ नहीं रहे हैं, मैंने यार रिएक्शन किस में करवाई है? डार्क एंड एट रूम, ताकि रेडिकल जनरेशन ना हो। तो रेडिकल जनरेशन नहीं हुआ तो यहां पर एडिशन नहीं हो सकता था, ये वाला प्रोडक्ट वहां पर नहीं बन सकता था दोस्त। क्लियर? अभी मुझे और बातें लिखने दीजिए, आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। मान लीजिए अगर अपन ये वाली बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान से सुनते रहेंगे, इधर ध्यान से सुनिएगा। रिएक्शन हमारे सामने इसके साथ हो रही है, रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये लो भाई ले लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? हाई टेम्परेचर। इधर ध्यान से सुनते रहना, रिएक्शन करवा रहा हूं मैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ Hν। पक्का? जी हां, ध्यान से सुनते हुए जाना। रिएक्शन में करवा रहा हूं Cl2, या इस बार Br2 ले लेते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या मैं रिएक्शन करवा रहा हूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hν, यानी कि लाइट। दोस्त आंखें खोलो और ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको सुलटाने की तैयारी एग्जामिनर की यहां से 101% होगी। जब तक आप इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ नहीं पढ़ोगे, क्लैरिटी आ ही नहीं सकती। बताइए, क्या अंडर दिस कंडीशन Cl रेडिकल विल बी जनरेटेड? अंडर दिस कंडीशन Cl रेडिकल विल बी जनरेटेड? बिल्कुल सही। क्या अंडर दिस कंडीशन Br रेडिकल विल बी जनरेटेड? क्या अंडर दिस कंडीशन Br रेडिकल विल बी जनरेटेड? हां, यहां पर Br रेडिकल जनरेट होगा और वहां पर Cl रेडिकल। दोस्त यहां पर भी क्या रेडिकल जनरेट हुआ है? Cl रेडिकल। लेकिन इसमें और इसमें सेम कंडीशन पर रिएक्शन का पाथ होगा। यहां पर आपका Cl रेडिकल रिएक्ट करेगा, कहां पर? बेंजाइलिक H पर। कहां पर रिएक्ट करेगा? बेंजाइलिक H पर, क्योंकि इसको हटाने पर रेडिकली हाईली स्टेबल एंड रिंग की एरोमेटिसिटी सेफ, रिंग की एरोमेटिसिटी सेफ। लेकिन दोस्त जब यहां Cl रेडिकल जनरेट हो गया ना, तो कहता है तेरे पास तो बेंजाइलिक H है ही, तो नो रिएक्शन का तो मतलब ही मैं आया हूं, सुलटना तो पड़ेगा। लेकिन इसमें कौन सुलटेगा? CH बॉन्ड। कौन सुलटेगा? CH बॉन्ड। तो अगर आपके पास बेंजाइलिक H है, ध्यान से सुनो, अगर आपके पास, तो रिंग पर फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन जाएगी। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? जी हां, यहां पर आपके सामने H हटकर कौन लग जाएगा? Cl। हालांकि बोथ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट सेम कंडीशन, दोनों में रेडिकल जनरेट हुआ है, पर यहां रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता हुआ नजर आएगा और यहां पर रेडिकल एडिशन। यही बातें होती हैं। अभी रुको, नीट का दूसरा क्वेश्चन। कई बार तो क्या होता है ना कि एग्जामिनर ऑप्शन इतने हल्के देता है, वरना तो ऑर्गेनिक ऑप्शन से ज्यादा सुलटता है। सिंपल से क्वेश्चन में अगर ऐसे ऐसे ऑप्शन सेट कर दे तो बच्चा सुलट जाएगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, लेकिन रिलेट करना एनसीईआरटी की सीक्वेंस में यही सबसे जबरदस्त पॉइंट होते हैं। अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं 3 मोल ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hν, आप बताइए कितनी बार रिएक्शन करवाई गई है? 3 बार।
लेकिन जब तक बेंजाइलिक एच है वहीं होगी रिएक्शन। ड्रिंग अपना एरोमेटिक करेक्टर से रखेगा। क्लियर? तो तीनों बार रिएक्शन कहां पर होगी? बेंजाइलिक एच पर। पहली बार आपका एक एच हटेगा, सीएल लगेगा। दूसरी बार एक और एच हटेगा, सीएल लगेगा। तीसरी बार एक और एच हटेगा, सीएल लगेगा। द एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग विल बी इंटैक्ट। आंखें खोलो और दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस देखो। अगर इस रिंग पर मैं CH3 लगा दूं ना, तो रिएक्शन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगी और रिंग अपना एरोमेटिक कैरेक्टर बचा लेगा। लेकिन यहां पर इसके पास एडिशन के अलावा कोई ऑप्शन ही, तो रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म होना पड़ा। सुलटाइए इसको। किसमें? एक्सेस का मतलब यह है थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में लोगे ना, तो पहले प्रोडक्ट यही बनेगा। उसका कारण, जैसे ही आपने एक डबल बॉन्ड पर एडिशन करवा दिया तो लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, तो जो बचा हुआ है वो फर्दर ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। किससे? बेंजीन से। क्योंकि नए मोल पर रिएक्शन करवाने के लिए फिर एरोमेटिसिटी खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन जिस पर ऑलरेडी एडिशन हो चुका है उसकी तो एरोमेटिसिटी जा चुकी है, तो पहले एक ही बेंजीन के तीनों बाई बॉन्ड्स उल्टेंगे। किस पे? अरे भाई सब्स्टिट्यूशन करेगा किसका? और फिर से अगर अपन बात करना चाहें, ये बताया मैंने कि यहां देखो सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेगा किसका? एलाइलिक और बेंजाइलिक एच ही नहीं है। यही तो बता रहा हूं इतनी देर से। अगर बेंजाइलिक एच होता तो रिप्लेसमेंट होकर रह जाता। जी जनाब। ये वाला? हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाएगा, पहले यही जाएंगे। आप समझो अगर आपने इसका कितना मोल लिया है? 3 मोल। और इसका कितना लिया है? 1 मोल। तो पहले इसी का ही 1 मोल 3 बार उसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी बची रहेगी। उसका मतलब क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बचता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है भाई। आपने इतना ही एक्सेस मिला दिया है कि वहां पर भी रिएक्शन करवा दो, तो वो अलग बात हो गई है, पर वो कोई क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं रहता है। रेडिकल रिएक्शन खत्म नहीं हुई अभी हमारी। कोई बात नहीं है। नहीं, रिएक्शन यही होगी। एवरी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट स्लोअर। ए भाई, हाँ तो कोई फर्क नहीं, Br2 का एडिशन हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? होगा फ्री रेडिकल एडिशन ही। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। आपको कंडीशन एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये तो अभी हमने बात ही नहीं की है, 1 से 2 दिन में हम ये बातें करते हुए नजर आएंगे। ये वाली बातें बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव में। चलिए अपन मिलते हैं 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। भाई इसको कोई भी लॉग आउट नहीं करेगा। पर अगर अपन बात करना चाहें 10:50 पर डॉट, अगर अपन बात करें 10:50 पर ऐसे ही आप बैठे हुए मिलने चाहिए। फिर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? तब तक आपके पास ब्रेक है। कोई इसको डिलीट नहीं करेगा, कैमरे के सामने आकर कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, नहीं तो फिर मुझको ढंग से फेमस करूंगा।
चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हमने खत्म कर दिया है। इसमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। अगर आप अपने पुराने हिसाब से चलते तो EAR, FRSR एंड फरार, 3 टाइप की रिएक्शन हमने कवर कर दी हैं। हम चैप्टर के हिसाब से चल रहे हैं। हर चैप्टर में हम कुछ बातें बाद में करते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक प्रिपरेशन मेथड। तो अभी एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन हमारे सामने बचा हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। देखिए, अगर हम एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन की बात करना चाहें तो 2 टाइप के रिएजेंट हम यहां पर इस्तेमाल में लेंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये एक तरीके का काम करेगा, कोल्ड, साथ में डाइल्यूट KMnO4। आप जानते हैं KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 के साथ डील करते हुए, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एल्कीन्स, आपको इसकी कंसंट्रेशन पर और रिएक्शन के टेम्परेचर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बने हुए प्रोडक्ट को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हम जहां रिएक्शन को रोकना चाहते हैं उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा होना चाहिए? ये कोल्ड और साथ में डाइल्यूट KMnO4 होना चाहिए। कई बार इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, अगर अपन बात करें कोल्ड, साथ में अगर अपन बात करें डाइल्यूट KMnO4 और बेसिक मीडियम ले लिया जाता है, मतलब NaOH। क्या ले लिया जाता है? NaOH। पर डाइल्यूट होना चाहिए, ध्यान दीजिए, क्या है? डाइल्यूट, हाईली डाइल्यूट रहता है। इसको दूसरे तरीके से लिख देता है कई बार 1% एल्कलाइन। 1% एल्कलाइन मतलब बेसिक, कोल्ड KMnO4। 1% एल्कलाइन, कोल्ड KMnO4। कि आपका जो बेस है वो 1% ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको बेसिक मीडियम का इस्तेमाल नहीं करना है। इन दोनों को एनसीईआरटी ने, इन दोनों को अगर अपन बात करें, बेयर्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बेयर्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? टेक्निकली एनसीईआरटी ने तो लिखा है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, यानी कि ये पूरा ही लिख देता हूं यहां से, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। लेकिन दूसरी जो स्टैंडर्ड बुक लिखती है वो 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 को क्या बोल देते हैं? बेयर्स रिएजेंट। यहां पर इन तीनों के रिएक्शन करने का अंदाज एग्जैक्टली क्या रहेगा? सेम। लेकिन सभी में जो मेन है उस पर आप ध्यान दीजिए, कोल्ड एंड डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों में चेंज किया तो रिएक्शन के प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। जैसा ये प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसा ही एक रिएजेंट और होता था जिसका आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते, एनसीईआरटी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर? पहले हम रिएक्शन करवाते थे ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ और दूसरे नंबर पर रिएक्शन करवाते थे किसके साथ? H2O2 के साथ। कई बार हम NaHSO3 का इस्तेमाल भी कर लेते थे, लेकिन इस रिएजेंट को एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है। KMnO4 इस्तेमाल में लेने लग गए आजकल ऑक्सीडेशन के लिए। हालांकि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में यील्ड अच्छी मिलती थी, पर KMnO4 में एक दिक्कत है, बना हुआ प्रोडक्ट फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा इसमें दिक्कत थी कि ये आपका टॉक्सिक नेचर का था। कैसा था? टॉक्सिक। तो आप जानते हैं डील कर पाना इतना आसान नहीं है, तो इसको तो एनसीईआरटी ने डिस्कस भी नहीं किया है। बाकी ये काम वही करके देता है जो आपका बेयर्स रिएजेंट करके देता है। दूसरा, अगर आपने KMnO4 की रिएक्शन कंडीशंस चेंज की तो उसके रिएक्शन करने का अंदाज चेंज हो जाएगा। यदि आपने रिएक्शन में KMnO4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ H+, या फिर आपने रिएक्शन में केवल क्या लिखा हुआ है? KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। क्लियर? हीट कई बार मेंशन कर देता है, कई बार मेंशन नहीं करता है। नहीं भी करेगा तो भी काम तो उसको वैसा ही करना है। हीट का मतलब हाई, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं हॉट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, हॉट KMnO4 इन बेसिक मीडियम,
और जो काम आपका KMnO4 कर सकता है वो सारे काम आपके कौन कर सकता है? K2Cr2O7। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। K2Cr2O7 लो या फिर Na2Cr2O7 लो। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। इन सभी रिएजेंट्स का काम एग्जैक्टली क्या रहेगा? से एक बार आप आंखें खोलें और जरा ध्यान से सुने। दोनों में पर्टिकुलरली KMnO4 में क्या फर्क है? इधर और उधर में। इधर आपने क्या लिया है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड। यहां पर जो आप इस्तेमाल में ले रहे हो इसका मतलब है आप इस्तेमाल में ले रहे हो हॉट एंड कंसंट्रेटेड। क्या इस्तेमाल में ले रहे हो? हॉट एंड कंसंट्रेटेड। यहां पर आप इस्तेमाल में ले रहे हो KMnO4 हॉट भी एंड कंसंट्रेटेड, आइदर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एक जैसा ही काम करेगा। यहां पर आप जो मेन है कोल्ड यहां पर इस्तेमाल में ले रहे हो, डाइल्यूट यहां पर इस्तेमाल में ले रहे हो, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट दोनों कंडीशंस पर अलग अलग बनते हैं और हमें इनमें डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा। पहले हम उधर वालों से बात करते हैं कि ये इधर वाले अगर आपके एल्कीन के साथ रिएक्शन करें तो किस प्रकार की बातें हो सकती है। थोड़ी देर के लिए आप पेन डाउन रखेंगे। आप जानते हैं ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म डील नहीं करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मैकेनिज्म डील नहीं किए जाएंगे। मान लीजिए ये कार्बन कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनते हुए जाइए। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? KMnO4 के साथ। क्लियर? Reaction is carried out in the presence of H2O, in the presence of NaOH, यानी कि आपका कैसा मीडियम है? बेसिक। सिंपल OH माइनस भी लिख सकता है। साथ में अगर अपन बात करें टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दिया है 273 केल्विन। आप बताइए 273 केल्विन मतलब कोल्ड, लो टेम्परेचर पर, और लो टेम्परेचर पर हम किसी की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कई बार कोल्ड लिखेगा, कई बार टेम्परेचर लो लिख देगा, कई बार डाइल्यूट लिखेगा, कई बार वाटर लिख देगा, उसके सारे तरीके हैं। तो ये आपका कौन हो गया? KMnO4 डाइल्यूटेड, ठीक है, और लो टेम्परेचर के ऊपर मतलब कोल्ड कंडीशन पर। तो यहां पर जब रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है? जो आपका एल्कीन का पाई बॉन्ड है ना, कौन है? पाई बॉन्ड। तो सिंपल केवल और केवल पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और OH जोड़ेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां से भी पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक OH इधर जोड़ दो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक OH इधर जोड़ दो। ध्यान से सुनो, केवल कौन सा तोड़ना है? पाई बॉन्ड। अगर ये वाली कंडीशंस हैं तो केवल पाई बॉन्ड तोड़ो, OH जोड़ दो, और साथ में KMnO4 आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? MnO2। अगेन यू विल गेट द ऑब्जर्वेशन इन दिस केमिकल रिएक्शन। आप जानते हैं KMnO4 का कलर कैसा होता है? पर्पल। बिल्कुल सही। तो यहां पर हमारे सामने कैसा कलर था? पर्पल। लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में चला जाएगा। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप पढ़ चुके हैं। यहां पर इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। ब्राउन भी बोल सकते हो या ओपेक ब्राउन। आप जानते हैं चेंज इन कलर इज ए ऑब्जर्वेशन, hence this reaction can be used as a test of unsaturation। यानी कि इस रिएक्शन की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी के बीच में है या नहीं है। हालांकि ये कोई सर्टिफाइड टेस्ट नहीं है। सुनिए अभी मेरी बात को, ये कोई सर्टिफाइड टेस्ट नहीं है। मींस इट इज नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी का मतलब कि कंफर्म ही हो गया एल्कीन था, क्योंकि KMnO4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, ये आपका एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो और भी फंक्शनल ग्रुप है जिनका ये ऑक्सीडेशन कर देता है। तो अगर कलर चेंज हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है कि एल्कीन ही है। 100% श्योर नहीं हो सकती एल्कीन ही है, एल्कीन भी हो सकती है। कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि हाँ आपके कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। तो हमें रिएक्शन कैसे डील करनी है, इधर वाली कंडीशंस पर सभी ध्यान देंगे। इस कंडीशन पर रिएक्शन सिंपल, जब भी KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएगा क्या करना है? केवल पाई बॉन्ड तोड़ना है, OH जोड़ना है। तो दोनों OH यहां पर जुड़ जाएंगे। इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड कोई बात एनसीईआरटी ने नहीं की, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आपके सामने बनकर आया है इसे हम बोलते हैं क्या? विसिनल डाइऑल।
और मैंने आपको बताया था विसिनल डाइओल को ही क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। तो यहां पर रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्लाइकोल। कई बार ग्लाइकोल को हम क्या बोल देते हैं, 1,2 डाइओल। 1,2 इज द रिलेटिव पोजीशन, यानी कि OH एक दूसरे की 1,2 पोजीशन पर लगा होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे जल्दी से। ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ध्यान रखने पड़ेंगे। सिंपल है, बेयर्स रिएजेंट लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड तोड़ दे OH। स्टीरियो केमिस्ट्री के पीछे खोपड़ा खराब मत कर, एनसीईआरटी तेरे सामने है, स्टीरियो की बात भी नहीं करता है। हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा बातें स्टीरियो में कर ली। पहले एनसीईआरटी को कवर करना हमारी मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। आज जाके आप एचबीआर का प्रोक्साइड इफेक्ट भी पढ़ सकते हो। एडिशन ऑफ एचबीआर पूरा पढ़ लेना। कोई भी लाइन ऐसे मिले कि सर ये समझ में नहीं आए तो आप बिंदास पूछ सकते हैं। कहां से रिलेट कर रहा है, तो एल्डिहाइड की बातें यहां लेकर आ रहा है। एल्डिहाइड पर एडिशन का जो बाई प्रोडक्ट होता है उसका पीपीटी फॉर्मेशन होता है। यहाँ रिएक्शन कहां हो रही है, पहले ओसिमम टेट्राऑक्साइड रिएक्शन करके ईस्टर फॉर्मेशन करता है, उसको ब्रेक करने में उसका काम आता है। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? सुलटा दिया है। पहला पॉइंट लिख देंगे इसमें, कोल्ड डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट, दोनों को अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, कोल्ड डाइल्यूट potassium permanganate solution is known as Bayer's reagent, is known as Bayer's reagent। एनसीईआरटी के हिसाब से लिखवाया है मैंने, वरना तो 1% एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 को बोलते हैं। कोल्ड डाइल्यूट solution of potassium permanganate is known as Bayer's reagent। क्योंकि जीके टाइप क्वेश्चन भी तो पूछेगा कुछ हल्के हल्के, तो वो भी तो बनने चाहिए। अगला पॉइंट, decolorization of KMnO4 solution, decolorization of KMnO4 solution, decolorization of KMnO4 solution is used as a test for unsaturation, it's used as test for unsaturation, is used as a test for unsaturation। क्लियर? आप कलर चेंज भी कह सकते हैं, या जैसे ही आप KMnO4 के अंदर एल्किन डालोगे ना तो इमीडिएटली उसका कलर चेंज हो जाएगा। आपके पर्पल वाला कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, और कैसा बन जाएगा, ब्राउन। क्लियर? तो इस रिएक्शन को हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं, पर यह कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि ऐसा हुआ है तो आप श्योर हो जाएं कि वो एल्कीन ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ये सेम ही करता है। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हैं। तो पहले इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हम सुलटा दें। एक बार सभी ध्यान देंगे, सुलटाने का तरीका क्या रहेगा, जब भी इनमें से कोई सा भी रिएजेंट आ जाए, हालांकि ये रिएजेंट का डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं, आप बिल्कुल बकायदा साथ में एनसीईआरटी रखे तो आपको पता भी चल जाएगा कि नहीं है एनसीईआरटी में, केवल KMnO4 का डिस्कशन किया है। तो पाई बॉन्ड तोड़ दो OH, केवल कौन सा तोड़ना है, पाई बॉन्ड, उसके अलावा कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें इनके मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखने, मैकेनिज्म होते हैं, हर चीज के मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन आप उन चीजों को मत पढ़ो जो आपसे पूछा ही नहीं जाना है। आगे बढ़ सकता हूं भाई? सुलटा दिया क्या सभी ने? पक्का? चलिए आइए, पहला क्वेश्चन, अब आप इसके आंसर खुद से निकालेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। ये हमारे सामने है इथाइलिन। इथीन का कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलिन। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है,
रिएक्शन करवाई गई है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड भी है, डाइल्यूट भी है, KMnO4। इनका रोल और थोड़ी देर बाद मैं आपको क्लियर करूंगा। ये बोल दे या फिर किस प्रकार से लिख सकता है, देखो ऐसे लिखेगा डाइल्यूट KMnO4, लेकिन कोल्ड को टेम्परेचर से मेंशन करेगा 273 केल्विन। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, बहुत डेढ़ छाना है वो। 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर लो करके हम किसी की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर लैंग्वेज में लिख देगा भाई क्या, बेयर्स रिएजेंट। इन सभी का मतलब क्या है, सेम ही तो है, बेयर्स रिएजेंट। इनफैक्ट ये वाला रिएजेंट आजकल आपके सिलेबस में नहीं रहा। आप रिएक्शन करवा सकते थे पहले ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, दूसरे में आप H2O2 का इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर आप NaHSO3 का भी इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि प्रोडक्ट सेम ही बनने वाला है। अगला आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है, स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, प्रोपीन है, रिएक्शन इन्हीं कंडीशंस पर करवाई जा रही है। रिएक्शन अगर अपन बात करना चाहें, KMnO4 हमें दिया गया है, साथ में वाटर भी दिया गया है, साथ में NaOH भी दिया गया है, और साथ में 273 केल्विन। तो यहां पर डाइल्यूट का भी अपना रोल है और टेम्परेचर का भी अपना रोल है। नेक्स्ट में अगर अपन यहां रिएक्शन करवाना चाहें तो साफ साफ मुंह पर बोल दिया है क्या, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करवाइए, जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल है। देखो ये वो रिएक्शन है जिनको दोस्त पढ़ के जाओगे तो बन जाएंगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं बने। तो बेयर्स रिएजेंट के केस में केवल और केवल पाई बॉन्ड तोड़ना है, OH-OH जोड़ना है। इन सभी कंडीशंस पर बनने वाला प्रोडक्ट सेम या अलग अलग, सेम प्रोडक्ट बनेगा। सभी पर बनने वाला प्रोडक्ट सेम। क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए और OH-OH जोड़ दीजिए। कैसे, क्यों, कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके सामने बनकर आ जाएगा क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि आपका एक विसिनल डायोल है। इधर भी बताओ, दोनों कंडीशंस पर बनने वाला प्रोडक्ट सेम या अलग अलग, सेम। केवल क्या करना है आपको, पाई बॉन्ड तोड़ना है, OH-OH जोड़ना है। तो पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, OH-OH जोड़ दीजिए। क्लियर। सो ये आपके सामने बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो ये हमारे सामने बनेगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का मतलब समझते हो ना, आजू बाजू OH लग जाएगा। विसिनल डायोल इज नोन एज ग्लाइकोल। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है और कोई खास एक्सपेरिमेंट आज तक नीट वाले ने किया भी नहीं है। उसकी अच्छी बात है कि जो एनसीईआरटी में नहीं वो नहीं पूछता है, जे मेंस के क्वेश्चंस में भी देखो। हालांकि ये सीन एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है, हम फालतू में चीजों को पढ़ते रहते हैं जो एग्जामिनर आपसे कभी पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल। अब आपके सामने उसके पास क्या ऑप्शन बचा है, देखो ये ऑप्शन बचा है कि एल्कीन चेंज कर सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। बाकी प्रोडक्ट तो वैसे ही बनेगा, पाई बॉन्ड तोड़ दो, OH-OH जोड़ दो। तो बेयर्स रिएजेंट या कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इसी तरीके से रिएक्शन करता है। लेकिन अगर आपने KMnO4 में चेंज कर दिया, कंसंट्रेटेड KMnO4 ले लिया, या फिर अगर अपन बात करना चाहें आपने एसिडिक या बेसिक मीडियम में KMnO4 ले लिया है, ये कंडीशन हटा दी है, कौन सी, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो उसके रिएक्शन करने का अंदाज चेंज हो जाएगा। वाइल डीलिंग विद KMnO4 आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और वो विशेष बातें क्या हैं, विशेष बातें ये हैं कि आपका जो KMnO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो बना हुआ प्रोडक्ट है ना, कितने लोगों ने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, मतलब एटलीस्ट एक बार तो पढ़ी होगी +2 में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल सबने पढ़ा है, और आप जानते हैं एल्कोहल्स कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप इसको यहीं रोकना चाहते हो तो कंडीशन बहुत सोच समझ कर अप्लाई करनी है। इसीलिए हम हाईली डाइल्यूट एंड कोल्ड, अब जानते हैं कोल्ड क्यों, लो टेम्परेचर पर रिएक्टिविटी कम हो जाए।
क्लियर? तो आपको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से अपने प्रोडक्ट को बचाना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है किसके साथ? KMnO4 के साथ। अब आते हैं, अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं है सर, तो फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? पहले आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें फिर एक साथ छापेंगे। मान लीजिए ये हमारे सामने एक एल्कीन गिवन है। क्या है? एल्कीन। इसकी रिएक्शन मैं कैसे करवा रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए जाइए। अगर मैंने रिएक्शन करवाई है किसके साथ? KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सिंपल, कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं ले रहा हूं तो उसके रिएक्शन करने का अंदाज एकदम अलग रहेगा। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, पहले स्टेप में रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? KMnO4 के साथ इन बेसिक मीडियम। यानी कि बेसिक मीडियम में मैंने डाइल्यूट एंड कोल्ड नहीं लिखा, तो वो पहले वाली रिएक्शन कंडीशन नहीं है। जब भी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाऊंगा H+ बाहर से डालूंगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उसका मुझे H+ जो हट जाता है वापस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, इसकी जगह आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? K2Cr2O7 H+, एग्जैक्टली सेम तरीके से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आप यहां पर ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट भी देखोगे। कौन से वाला? ऑक्सीडेटिव, तो वही प्रोडक्ट बनाकर देगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर अगर आप ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट देखोगे पर कौन से वाला? रिडक्टिव, तो ये थोड़ा सा आपका वेरी करेगा। आइए दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहां रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ? कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ। नाउ आपको इन दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या आप इस रिएक्शन के इधर वाला प्रोडक्ट बता सकते हैं? इधर क्या बनेगा? तो इधर तो सर सिंपल है। अभी आपने बोला है पाई बॉन्ड तोड़ दे OH, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पाई बॉन्ड को हम तोड़ देंगे और OH जोड़ देंगे। बिल्कुल सही, ये आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। एंड बना हुआ प्रोडक्ट फिर से एक विसिनल डाइयोल है। लेकिन पता है, आप इस रिएक्शन को यहीं रोकना चाहते हो तो ये कंडीशन कंपलसरी है, क्योंकि आपका बना हुआ प्रोडक्ट फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर आपने ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी है, कौन सी वाली? ये वाली, पर्टिकुलरली इसी में, इसमें तो अभी तक हमने बात ही नहीं की है। अगर आपने ये वाली कंडीशन अप्लाई कर दी है, मतलब आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं लिया है, तो ये एंड प्रोडक्ट नहीं होगा। बनेगा पहले यही, पर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओवर ऑक्सीडेशन कर देता है आपके बने हुए प्रोडक्ट का, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन हमें उधर जाना नहीं, हमें कहां तक जाना है? प्रोडक्ट तक। तो अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है, सभी ध्यान से सुनेंगे, कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो केवल कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? पाई, और OH जोड़ दो। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं है और एल्किन के साथ रिएक्शन करने के लिए आया है, तो मेरे भाई पाई के साथ साथ सिग्मा भी तोड़ देना, जुगाड़ है, और OH जोड़ देना। क्या बोल रहा हूं? पाई के साथ सिग्मा भी तोड़ देना और OH जोड़ देना। पहले सुनो ध्यान से, यहां तक के ये तो आप खुद से भी सॉल्व कर लेंगे, क्लियर, पर मैं आपको बता रहा हूं यहां तक के प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या आएंगे? सेम। ध्यान से सुनो, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में वही काम करता है जो आपका KMnO4 करता है। दोनों एक तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जो काम आपका KMnO4 कर सकता है, वो सारे काम आपका K2Cr2O7 कर सकता है। दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्लियर? तो अंडर दिस कंडीशन आपको क्या करना है? इधर केवल कौन सा तोड़ा था? पाई। यहां पाई भी तोड़ेंगे और सिग्मा भी। अभी भी आपने आधा अधूरा सुना है। सिग्मा कौन से? सर सिग्मा तो बहुत सारे हैं। वो सिग्मा तोड़ेंगे जो पाई के साथ बना है। यानी कि इन दोनों कार्बन के बीच में पहले केवल कौन सा तोड़ा था? पाई। अब इनके बीच का पाई और सिग्मा दोनों तोड़ दो, OH जोड़ दो। समझो मेरी बात को। तो पाई और सिग्मा दोनों तोड़ दिए सर। इसमें भी अगर अपन बात करें, पाई और सिग्मा दोनों तोड़ दिए, और कौन जोड़ दिया है? OH। ये लो, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर। यानी कि काम वैसा ही रखा है, बस इसमें केवल पाई तोड़ा है और उसमें पाई और सिग्मा दोनों तोड़े हैं। अब आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते हो पहली बार सुनेंगे। एक ही कार्बन पर क्या जाए? 2 OH, तो जुगाड़ से वाटर वहां से रिलीज करवा देंगे, जुगाड़ से वाटर वहां से रिलीज आप करवा देंगे। मतलब आपके सामने
ये प्रोडक्ट बनेगा। बताइए एक ही कार्बन पर 2 OH, तो यहां से वाटर चला गया, तो बताइए इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन का टूट गया, तो ऑक्सीजन कार्बन में डबल बॉन्ड। वापस सुनेंगे क्या कह रहा हूं, अगर एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाए तो तुरंत क्या बना दो, CO। क्लियर, तो यहां पर CO की फॉर्मेशन हो जाएगी। इधर भी एक कार्बन पर कितने OH थे, 2, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CO की। बन गया, जी हां। आप बताइए आप रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, विच इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही बोला कि गलत बोला। और आपके एल्डिहाइड के पास ऑक्सीडाइजेबल H अभी भी है, तो इसको यहीं छोड़ेगा कि घर तक छोड़ के आएगा, अभी इसका और ऑक्सीडेशन होना है। जब तक आपका प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो सकता है तब तक ऑक्सीडेशन करेगा कौन, KMnO4। तो यहां पर कीटोन का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके कार्बोनिल कार्बन पर H है ही नहीं और इसको छोड़ेगा नहीं, तो कीटोन तो आपका एज इट इज रह जाएगा दोस्त, पर आपका एल्डिहाइड ना रहकर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखोगे कि सेम टू सेम यही प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहां से यहां तक के प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, सेम। इसमें बताओ, इसमें तो आप जानते ही हैं, पाई बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब वापस से सुनो, नीचे वाला रिएजेंट फिर से समझा रहा हूं, पहला प्रोडक्ट इन दोनों का यही आएगा, पर जब जिंक मौजूद नहीं है तो कौन बनेगा, H2O2, और H2O2 बने हुए को फर्दर, तो यही पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। तो आपका KMnO4 ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जिस तरीके से करता है वैसे आपका ओजोन भी कर देता है अंडर ऑक्सीडेशन कंडीशंस। क्लियर, पर जिंक मौजूद होगा तो प्रोडक्ट आपका चेंज हो सकता है। फिर से ध्यान से सुनो, कैसे याद रखना है, कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो केवल पाई बॉन्ड तोड़ना है, OH, एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं है तो सिग्मा और पाई दोनों तोड़ने हैं, और OH कौन सा सिग्मा तोड़ना है, सारे मत तोड़ देना, वो जो पाई के साथ बना है, तो इन दोनों को तोड़ देना है, दोनों को तोड़ना है, OH, उधर के प्रोडक्ट आ जाएंगे। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। ये बातें आपको लिख लेनी चाहिए, कोल्ड एंड डाइल्यूट है, पाई बॉन्ड तोड़ दो, OH, कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं है तो सिग्मा पाई दोनों तोड़ दो, OH जोड़ दो, सिग्मा टूटा उसके नाम का भी OH, पाई टूटा उसके नाम का भी OH। हालांकि रियलिटी में बीच में ये बनते ही नहीं, हकीकत कुछ और है। हम जाकर मैच कहां पर कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट पर मैकेनिज्म से रिलेटेड बातें हमसे नहीं पूछ सकता क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद उसका डिस्कशन नहीं किया है, हिंट भी नहीं दिया है कहीं पर भी कि ये सिन एडिशन सेफ है, और ना आज तक कभी पूछा गया है किसी भी एग्जाम में जो 12th लेवल पर वो कंडक्ट करवा रहा है। ये बातें आपको लिख लेनी चाहिए, कोल्ड एंड डाइल्यूट है, पाई बॉन्ड तोड़ दो, OH, कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं है तो सिग्मा पाई दोनों तोड़ दो, OH जोड़ दो, सिग्मा टूटा उसके नाम का भी OH, पाई टूटा उसके नाम का भी OH। हालांकि रियलिटी में बीच में ये बनते ही नहीं, हकीकत कुछ और है।
हम जाकर मैच कहां पर कर रहे हैं? एंड प्रोडक्ट पर मैकेनिज्म से रिलेटेड बातें हमसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद उसका डिस्कशन नहीं किया है, हिंट भी नहीं दिया है कहीं पर भी कि ये सीन एडिशन वगैरह है, कहीं कुछ बात नहीं की उसने, ना एनसीईआरटी में, ना एग्जाम्पलर में, ना एक्सरसाइज में, तो हम सेफ है। और ना आज तक कभी पूछा गया है किसी भी एग्जाम में जो 12th लेवल पर वो कंडक्ट करवा रहा है। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि कोल्ड एंड डाइल्यूट लेकर हम KMnO4 की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बना हुआ प्रोडक्ट फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। एक क्वेश्चन आपके सामने और आ चुका है, ट्राई कीजिए उसको यहीं की यहीं, स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो इस बार एनसीईआरटी को केवल अंडरलाइन ना करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें और आप बताएं कि कोई ऐसी बात है जो हमने क्लास में कवर ना की हो। एनसीईआरटी की बात है, कवर नहीं की, आपको बिंदास आके बोलना चाहिए। और एनसीईआरटी की नहीं है, आपके पुराने नोट्स में है, तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप 2-4 हिस्ट्री के पेज भी ऐड कर लो पीछे। एक्स्ट्रा आप तब पढ़िए जब कम से कम आप 650 प्लस स्कोर कर रहे हो हर टेस्ट के अंदर, तब आप एनसीईआरटी से बाहर जाने की बातें कीजिए। राक्षस पहले ही सरेंडर कर देते हैं। बढ़िया पढ़ेंगे भाई और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। पहले मैंने बोला था अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे, पहली कंडीशन अप्लाइड है, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे कहने से मार्क्स आते तो मैं सभी का ही सिलेक्शन करवा देता, फेफड़े फोड़ने की यहां जरूरत ही नहीं पड़ती। पेपर लीक करवाएंगे ना, फिर दोनों आराम से बैठ के जेल में सोल्व करेंगे, तो आराम से अपने डाउट भी क्लियर कर पाएगा कि अब तेरे पास और कोई काम, चल साल भर दोनों मिलकर नीट की तैयारी करते हैं। बायो फिजिक्स मैं पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री तू पढ़ा। कुछ तो सिलेक्शन के लिए इतना तड़प रहे हैं कि चलो इसको फिर जेल ही ले चलते हैं। वैसे तो पढ़ नहीं पाएंगे शायद, वहां और कोई काम करने को मिलेगा ही, तो क्या पता गलती से पढ़ ही ले। हाँ, सर के सामने भी रहेंगे, भी सही है। सर हमेशा आपके सामने रहेंगे, ये बड़ी बात है।
चलिए, दो क्वेश्चन है, जल्दी से सुलटाइए इनको। दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। आपका जो ओजोनोलाइसिस था वो भी वापस से रिवाइज हो रहा है। बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट यहां पर आपके सामने बनेंगे। इधर वाले में बताओ, एक बात बताओ, इसमें यहां से यहां तक के प्रोडक्ट सेम है कि अलग अलग हैं? एक जैसे बनाएंगे। पहले इधर देखो, KMnO4 K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, कोई फर्क? दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप बताओ इसमें क्या करना चाहिए हमें? सर करना क्या है? दोनों बॉन्ड तोड़ दो, OH OH सिग्मा पाई दोनों टूटेंगे। क्लियर? तो इसमें अगर अपन बात करना चाहें, 2 मोल आपके सामने इस तरीके से बनेंगे। अगर अपन बात करें, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, OH OH जोड़ दिया। गौर से देखिए, 2 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इधर वाला हिस्सा और उधर वाला हिस्सा एग्जैक्टली सेम है। तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, OH OH जोड़ दो। ये हमारे पास तरीका हो गया। एक ही कार्बन के ऊपर कितने OH आ गए? 2। तो सर एक ही कार्बन पर जब 2 OH आ जाएं तो वाटर रिलीज करवा कर क्या बना दो? CO। तो इसको आगे अगर अपन बढ़ाएं तो यहां पर हमारे सामने बन जाएंगे 2 मोल किसके? CHO। CHO बोले मतलब एल्डिहाइड। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये मत बोलना सर H कहां से ले आए, H तो पहले ही था भाई। आप बताइए, कार्बोनिल कार्बन पर लगा हुआ H ऑक्सीडाइजेबल, और ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां तो नहीं है, तो यहां बनेगा ना H2O2 रिएक्शन में। तो बताइए इसको यहीं छोड़ेगा कि घर तक छोड़कर आएंगे? ओवर ऑक्सीडेशन होता ही होता है इसमें, कि जब तक ऑक्सीडेशन हो सकता है तब तक ऑक्सीडाइज करते रहेंगे। तो एंड प्रोडक्ट आप लोगों के सामने क्या बनकर आएगा? एसिटिक एसिड। सो दिस विल बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। लेकिन दोस्त इस वाले में प्रोडक्ट अलग होगा। क्या इसका प्रोडक्ट बता सकते हो? जी हां, ये 2 मोल कहां पर रुक जाएगा? एल्डिहाइड पर। ये फर्दर आपका रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। और अब आपको रोल समझ में आ रहा होगा, ये पूरा खेल किसका है? जिंक का। क्योंकि यहां पर तो बनेगा H2O2, लेकिन यहां जिंक H2O2 नहीं बनने देगा। मैं चाहता हूं ऊपर वाले क्वेश्चन को भी दोस्त आप जल्दी से सुलटाएं। ऊपर वाले क्वेश्चन को भी आप जल्दी से सुलटाएं। यहां तक कि रिएक्शन कंडीशंस एग्जैक्टली क्या है? सेम। यहां पर अपने पास जगह कम थी, ये लिखा हुआ है ओजोन, उसके बाद Zn वाटर, ताकि हम जिंक का रोल भी समझते हुए चले। बताइए, इधर वाले में अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। KMnO4 K2Cr2O7 अब चमक गया है, सिग्मा पाई दोनों तोड़ दे, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ दे, OH OH जोड़ दे। तो यहां पर सर कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ दिया, OH OH। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। प्लस अगर अपन बात करना चाहें, इधर भी जो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड था उसको तोड़ दिया, OH OH जोड़ दिया। ये तो ट्रिक है, रियलिटी में ऐसा बीच में कुछ बनने वाला नहीं है। हम और फाइनल प्रोडक्ट आखिरी में जाकर सेम हो जाएंगे। अब बताइए, एक ही कार्बन पर 2 OH, जुगाड़ से वाटर रिलीज करवा दो और क्या बना दो? CO। तो आगे बढ़ेंगे तो बताइए, यहां पर तो कौन बनेगा? कीटोन। कीटोन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्यों? ऑक्सीडाइजेबल H ही नहीं है। और भाई साहब यहां पर कौन बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। आप बताइए, इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा कि घर तक छोड़कर आएंगे? घर तक छोड़कर आएंगे। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा बने हुए प्रोडक्ट का। कारण? क्योंकि इसके पास है 2 ऑक्सीडाइजेबल H, और दोनों की जगह आप बताओ कौन आने वाला है? CO। दोनों की जगह कौन आने वाला है? CO। क्लियर? फर्दर आपके सामने ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन पर हो रही है। तो कीटोन का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिख दूं, ये तो एज इट इज रहेगा। इसके दोनों H आप बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OH में। और अभी अभी तो बताया था जुगाड़ से, एक ही कार्बन पर 2 OH, तो वाटर एंड CO2। वैसे भी कार्बोनिक एसिड आप जानते आए उसी से ही अनस्टेबल, तो यहां पर साथ में बनेगा वाटर एंड CO2। सो इन दिस रिएक्शन CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो कोई नई बात नहीं सीखी हमने। अगर बने हुए प्रोडक्ट का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है तो उसको ऑक्सीडाइज करवाते रहिए, घर तक छोड़कर आइए। नीचे वाले में बताइए, आपके रिएक्शन प्रोडक्ट ऊपर वालों से मैच करेंगे? नहीं। स्टार्टिंग में जो बना था वही तक रुकेंगे, मतलब यहां रुक जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें जिंक है और जिंक सब कंट्रोल कर लेगा।
और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक तो कीटोन और एक आपके सामने एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड अंडर दिस कंडीशन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पर इस कंडीशन में होगा। क्यों? H2 O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ऊपर से नीचे तक, यहां तक येलो लाइन जहां तक खींची है, सभी में प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, सेम। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? तो अगर आपका एसिडिफाइड KMnO4 है या फिर आपका एल्कलाइन KMnO4 है, तो टर्मिनल एल्कीन के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस रिलीज करेगा, CO2। देखो अभी CO2 गैस रिलीज हुई कि नहीं हुई? KMnO4 आपका एसिडिफाइड है या फिर आपका कैसा है, एल्कलाइन KMnO4। पर कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो OH जोड़कर रुक जाएगा। तो इसको लिखने की जरूरत है कि अपने को यहीं से पता चल गया है। देखिए नेक्स्ट और लास्ट इसमें ऑक्सीडेशन में, उसके बाद हम कोई बातें नहीं करेंगे। ये जबरदस्त है दोस्त। अगर आप बेंजीन की तरफ इनको लेकर आओगे ना, तो बेंजीन इनके मुंह पे मना करेगा। KMnO4 की रिएक्शन अगर आप बेंजीन के साथ करवा दोगे, इवन इन एसिडिक मीडियम, या फिर अगर अपन बात करना चाहें K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, नो ऑक्सीडेशन। देखो इतना आसान नहीं है बेंजीन के साथ रिएक्शन कर पाना। नो ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी बर्दाश्त नहीं है। अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके KMnO4 एंड K2Cr2O7, लेकिन नहीं ऑक्सीडेशन कर पाएंगे। लेकिन एक आएगा जो कि चुपके से सुलटा के चला जाएगा, जो है आपका ओजोनोलाइसिस। और यहीं से हमें समझ में आता है कि ओजोन कितना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कितना पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है। रिंग की एरोमेटिसिटी को भी खा जाता है। क्लियर? तो आपका KMnO4 K2Cr2O7 बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं, रजिस्ट करता है बेंजीन इनसे ऑक्सीडेशन से, लेकिन आपका ओजोनोलाइसिस बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को सुलटा देता है। तो ये था सारी कहानी किसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में। तो KMnO4 के साथ जो रिएक्शन होती है आपकी किसकी, एल्कीन की। अब आप ये मत सोचिए इनको ऑक्सीडेशन में अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि चैप्टर बहुत लंबा खिंच रहा है, क्योंकि आप अलग तरीके से पढ़ते थे। आप EAR पढ़ते थे, फिर आप फरार पढ़ते थे, फिर FR SR पढ़ते थे, फिर इसको ऑक्सीडेशन में पढ़ते थे। तो आप अलग अलग जगह पढ़ते थे, हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो उतना ही सुलटता हुआ चल रहा है। आपको एनसीईआरटी में बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं है, शुरुआत से शुरू करके आखिर तक सीधा पढ़ेंगे। आगे बढ़ सकता हूं दोस्त? तो ये हमारे सामने कहानी हो गई है किसकी, ऑक्सीडेशन की। नाउ हाउ टू रिवाइज, इस पूरे टॉपिक में बताओ कितने काम की चीज है। एक बात, कोल्ड एंड डाइल्यूट है, पाई बॉन्ड तोड़ दे, OH जोड़ दे, खत्म। कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं है, या तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड होगा, तो सिग्मा पाई दोनों तोड़ दे, OH उससे आगे तो हम जानते ही, खत्म हो गई कहानी। तो ये रिवाइज करने के पॉइंट होते हैं भाई। क्लास में हम पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम 0 लेवल से सीख रहे हैं। कल की क्लास में एक बच्चे ने बोला था कि ऐसे चलेंगे तो सर पेपर में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए कोई भी जब आप चीज सीखते हैं उसी स्पीड से हमेशा नहीं चलते। जब आपने बाइक भी चलानी सीखी होगी तो दोनों पैर हवा में थे और धीरे 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 चल रहे थे, लेकिन आज आप फराटेदार चलते हैं। सारा काम प्रैक्टिस का है। आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स, रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन की बातें हमने कर ली हैं, अब आएगा रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। रिडक्शन में सबसे पहले इनका हम करवा सकते हैं हाइड्रोजिनेशन, और आप जानते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आप एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करते हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ, H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ PD, इन द प्रेजेंस ऑफ PT या इन द प्रेजेंस ऑफ Ni, तो आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और ये हम ऑलरेडी चैप्टर एल्केन में प्रिपरेशन मेथड में ही कवर कर चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि अगर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है
तो हाइड्रोजनेशन पहले वहां होगा जहां पर हिंड्रेंस कम होगी। तो ये हम सारी बातें कर चुके हैं। हाइड्रोजनेशन हमने पूरा पढ़ लिया है। इसी में ही यहां पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन थोड़ी देर बाद फिर से लौटेगा। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन एक बार आप नोट डाउन कर देंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे। काम का है, बिल्कुल काम का है। देखिए अलग तरीके से चलेगा वो। कई बार बीच में क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जिनकी वजह से हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के। हम रिस्क टेकिंग पोजीशन में नहीं है। देखिए बर्च रिडक्शन, नो डाउट आपने बर्च रिडक्शन के बारे में सुना होगा एल्काइंस में, कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिड्यूस करने के काम आता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कभी कभी आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। सबसे पहले आप ये समझो बर्च रिडक्शन के रिएजेंट्स क्या है। तो बर्च रिडक्शन के जो रिएजेंट्स हैं वो है सोडियम, या फिर आप लिथियम ले सकते हैं। सोडियम लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। यहां से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप बर्च रिडक्शन के बारे में बात करना चाहते हो। सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ये आपके सामने बर्च रिडक्शन की खास बात होती है। और नो डाउट अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यानी कि एल्कीन है, तो ये बर्च रिडक्शन से रिड्यूस नहीं होगा। अगर आपने यहां पर लिख दिया है Na इन लिक्विड अमोनिया, Na इन लिक्विड अमोनिया, इसका मतलब नो रिएक्शन। यहां पर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। इट मींस योर एल्कीन्स आर नॉट रिड्यूस्ड, योर एल्कीन्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय बर्च रिडक्शन। एल्कीन्स को बर्च रिडक्शन रिड्यूस, तो सर फिर आप यहां बात ही क्यों कर रहे हो? फिर तो आपको बात करनी नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो नहीं होती, तो हर किसी को थोड़ी पढ़ेंगे अपन। देखिए पर्टिकुलर एल्कीन्स रिड्यूस हो जाती है। क्या? कुछ खास टाइप के एल्कीन्स, जैसे अगर आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुकेशन में, ध्यान से सुनिए, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार हमसे पूछे जाते हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सभी के पेन थोड़ी देर के लिए डाउन होने चाहिए। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये आपके सामने है कॉन्जुकेटेड। क्या है? कॉन्जुकेटेड डाइईन, जिसमें दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसमें है? कॉन्जुकेशन। सब इधर देखो, अगर आपका आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बर्च रिडक्शन से रिड्यूस नहीं होगा। अगर आपका आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बर्च रिडक्शन एल्कीन का रिडक्शन नहीं करता, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसमें आ गया है? कॉन्जुकेशन में। कॉन्जुकेशन में आ जाए, भले ही फिर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हो या किसी और डबल बॉन्ड के साथ हो, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में आ गया है? कॉन्जुकेशन में, तो आप जानते हैं रिडक्शन का मैकेनिज्म हम फिर से डील नहीं करेंगे। तो दोनों पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड बचेगा और एक सुलट जाएगा। अगर इसमें नंबरिंग करूं तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इसका बर्च रिडक्शन करवाया तो दो पाई बॉन्ड थे, कितना बचेगा? एक। पहले आप आंसर की तरफ ध्यान से देखेंगे, दो पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड बचेगा। और खास बात ये, बचा हुआ पाई बॉन्ड वहां बनेगा जहां पहले था ही नहीं। देखो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, डबल बॉन्ड 3 एंड 4 के बीच में है, लेकिन जो बचा हुआ डबल बॉन्ड कहां आएगा? 2 एंड 3 के बीच में। ये जबरदस्त पॉइंट है। मतलब रिडक्शन भी किया, दो पाई बॉन्ड में से कितना छोड़ा? एक। पहली बात, नया जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वहां बनेगा जहां पहले क्या था? सिंगल। आप देख लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई जहां दो अन्य एटम्स के बीच में कैसा था? सिंगल। पहली बात। दूसरी बात, आपका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा? ट्रांस। आपका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा? ट्रांस। तो यहां पर आपकी ट्रांस एल्कीन बन जाएगी अगर पॉसिबल है तो। अगर ट्रांस बन ही नहीं सकता है तो मामला
अलग है। तो यहां पर ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या नॉर्मल एल्कीन्स बर्थ रिडक्शन से रिड्यूस होती हैं? नहीं होती। लेकिन अगर एल्कीन्स में कॉन्जुगेशन आ गया है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम बात करना चाहें पर्टिकुलरली दोस्त, इसमें ये हमारे सामने कौन है? बेंजीन। जरा आंखें खोलो और गौर से देखो, क्या बेंजीन में भी दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? गौर से देखिए, कोई भी दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन मान लीजिए, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। सो देयर इज कॉन्जुगेशन। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ना देखूं तो ये दोनों डबल बॉन्ड राइट नाउ किसमें है? कॉन्जुगेशन में। और मैंने यहां पर क्या अप्लाई कर दिया है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बताइए, क्या ये बेंजीन का रिडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप सोचो, ये वाला आपके पास है ही नहीं भाई, तो अभी अभी तो कॉन्जुगेशन में रिड्यूस करके आया है। तो कोई भी दो पाई बॉन्ड जो आप कॉन्जुगेशन में सोच रहे हो, उनको बना लो और सुलटा दो। बस इस बार फर्क ये रहेगा कि दोनों में से कितना बचेगा, आप बताओ। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। तो बताइए, आपका दोनों पाई बॉन्ड में से, इन दोनों में से कितना बचेगा? 1। और वो बचा हुआ आएगा कहां पर? 2 और 3 के बीच में। ये आपके सामने बनकर आ जाएगा। आप बताइए, क्या इसका फर्दर रिडक्शन होगा? नहीं, बिकॉज नाउ द पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो पता है क्या करेगा एग्जामिनर? 1.5 क्षण है, पहले करवाएगा इसका बर्च रिडक्शन, फिर करवाएगा इसका ओजोनोलाइसिस, और फिर बने हुए प्रोडक्ट का करवाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत तगड़े तरीके से आगे बढ़ेगा वो रिएक्शंस के अंदर। क्लियर? इसीलिए हमने इसको यहां तक सुलटाया है। तो अगर आपका पाई बॉन्ड नॉर्मल है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, बर्च रिडक्शन से रिड्यूस नहीं होगा। अगर पाई बॉन्ड किसी के साथ कॉन्जुगेशन में है तो रिड्यूस हो जाएगा। दो में से कितना बचेगा? 1। और नया वहां बनेगा जहां पहले क्या था? सिंगल। अगर ट्रांस पॉसिबल है तो ट्रांस। यहां पर ट्रांस में क्यों नहीं बना? क्योंकि 6 के रिंग में ट्रांस आता ही नहीं है। 8 और 8 के बाद ट्रांस आना लगेगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये वाला पार्ट आपकी एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है। जब भी मैं कोई चीज एक्स्ट्रा बताऊंगा 101% आपको बताता हुआ चलूंगा। लेकिन अच्छे लेवल पर कई बार एग्जामिनर चला जाता है 1-2 क्वेश्चन में, हम आपसे ऐसी बातें पेपर के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि हर लेवल के बच्चे बैठे हैं भाई। कई बार क्या होता है, इजी गलत कराते हैं, इजी वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है, और मुश्किल वाला जो किसी से नहीं हो ठीक करके आ जाते हैं। सही तुक्का कैसे लगाएं? वो काम करते हैं क्या ये ऐसे वाले? सही तुक्का कैसे लगाएं? पता है आजकल ऐसा है, एंटी ने नोटिफिकेशन जारी किया, वो पीडीएफ सबके पास आ गई, उसके बाद भी जा जाके यूट्यूब पे देख रहे हैं सबको, वो कुछ नहीं बता रहे, उसी को पढ़ पढ़ के खुद के एफर्ट्स लगाना ही नहीं चाहते। मतलब इस तरीके की जनता हो गई है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, बस ऐसे, इसमें क्या लिखा है ये भी तू ही पढ़ के, फिर पेपर में भी ऐसे बैठे रहते हैं। टाइम कितने बजे होता है अपना क्लास टाइम? 12:05, 11:50। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, लड़ो मत। हाइड्रोजनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही बता चुका हूं, पीडी पीटी रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है रूम टेम्परेचर पर एनआई को रिलेटिवली हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो कवर हो चुका है उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो बात है नो डाउट एनसीईआरटी में नहीं है, पर अच्छे लेवल पर कई बार एग्जामिनर जाता है तो पूछ लेता है, काफी एग्जाम्स में पूछी गई बातें हैं। हालांकि बर्थ रिडक्शन की यहां से शुरुआत होती है, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग लगाकर भी चलता है, लेकिन हम वो सारी बातें नहीं कर रहे। सुलटा दिया है?
तो हमने ऑक्सीडेशन की बातें भी कर ली है, रिडक्शन की बातें भी कर ली है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने बचेगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स। अगला हेडिंग लगा देंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स, कि हम एल्कीन को कहां कहां से बना सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स, और इसमें सबसे पहले आता है फ्रॉम एल्काइंस। भाई जल्दी जल्दी लिखो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बर्थ रिडक्शन से रिड्यूस नहीं होता है, ये हेल्पफुल है। अब देखना अगली रिएक्शन में इसका इस्तेमाल आ जाएगा, क्योंकि एल्काइन रिड्यूस होकर कहां चली जाती है, एल्कीन। इसका मतलब एल्कीन फर्दर रिड्यूस नहीं होता। तो चीजें कनेक्टेड हैं। सुलटा दिया है क्या? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स। आगे बढ़ सकता हूं? ए भाई नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स, इसमें पहला आ रहा है फ्रॉम एल्काइंस। फ्रॉम एल्काइंस कहां से बनाएंगे? एल्काइन से बनाएंगे। और यहां पर भी तुम लोगों ने ना बहुत रायता फैला रखा है। उसको लिंडनार कैटालिस्ट को अपनी मर्जी से कुछ ही मान बैठे हैं, पीडीसी को लिंडनार कैटालिस्ट मान बैठे हैं। तो यहां पर भी पहले 2-4 पॉइंट लिखेंगे। रिएक्शन मतलब जो मेथड है वो अगले में डिस्कस करेंगे, केवल पॉइंट्स लिख के छोड़ेंगे। लिखिए लिखिए एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन। एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन। एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन। कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करना है, कंप्लीट रिडक्शन पर तो एल्केन में चले जाएंगे, हमें बीच में रुकना है। एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन। एल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन with calculated amount of dihydrogen, with calculated amount of dihydrogen। ब्रैकेट में H2 लिखो तो मैं नहीं चमकेगा बाद में कि डाइहाइड्रोजन क्या होता है। Alkynes on partial reduction with calculated amount of dihydrogen in the presence of pelletized charcoal। in the presence of pelletized charcoal। pelletized charcoal। pelletized charcoal का मतलब होता है, अगर अपन बात करना चाहें पीडीसी, इसका मतलब है प्लेडियम ऑन चारकोल। और प्लेडियम ऑन चारकोल लिंडनार कैटालिस्ट नहीं है, क्योंकि तुम यही मान बैठते हो। यहां पर भी 2-4 बार क्वेश्चन आए कि तो लिंडनार कैटालिस्ट। मैंने कैसी बात कर रहे हो यार, एनसीईआरटी में दिया तो पूरी भी पढ़ लो, पूरी तो पढ़ो एनसीईआरटी को, बस इतना पीडीसी, क्योंकि नीचे रिएक्शन में लिखा है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी ने प्रिपरेशन मेथड में दी हुई है। अब अगर अपन चाय बनाने के मेथड सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम जो चाय में इस्तेमाल में होंगे वही तो बातें करेंगे। तो उसने प्रिपरेशन में समझाया है। तो आगे बढ़ेंगे। Alkyne on partial reduction with calculated amount of dihydrogen in the presence of pelletized charcoal partially deactivated। अब आ रहा है जो सबसे जबरदस्त पॉइंट है, partially deactivated with poisons like sulfur compounds or quinoline। partially deactivated with poisons like sulfur compounds और quinoline। स्पेलिंग में लिख देता हूं, हालांकि चारकोल की पूरी नहीं लिखी थी मैंने। क्यूनोलिन, और इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये बहुत काम का चीज है भाई। क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर कई बार नाम नहीं लिखता है, क्या बना कर दे देता है, स्ट्रक्चर, क्योंकि एनसीईआरटी की बात है तो घुमा घुमा के पूछेगा। पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन
like sulfur compounds or quinoline give alkenes, give alkenes, यानी कि एल्काइंस का पार्शियल रिडक्शन करवाओ। किसकी प्रेजेंस में होगा पार्शियल रिडक्शन? पीडीसी। पीडीसी इज नॉट द लिंडनार कैटालिस्ट। पीडीसी के साथ कोई पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल में लेने वाला आपको कंपाउंड लेना पड़ेगा, जैसे क्यूनोलिन। तो अगर आपको लिंडनार कैटालिस्ट सीखना है ना, तो लिंडनार कैटालिस्ट आपका होता है जैसे आपने पीडीसी का इस्तेमाल किया और साथ में कौन ले लिया है? क्यूनोलिन। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज द लिंडनार कैटालिस्ट। ये क्यूनोलिन जो है ना, ये आपके पॉइजन का काम करता है। किसका काम करता है? पॉइजन। पॉइजन का काम करता है, जो कि इस पीडी की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मतलब ओवर रिडक्शन होने से रोकता है, एल्कीन पर ही रिएक्शन को रोक देगा। ये आप इस्तेमाल में ले सकते हो। या फिर अगर अपन बात करना चाहें पीडी साथ में CaCO3, अब कुछ लोग इसको फिर मान बैठते हैं ये लिंडनार कैटालिस्ट नहीं है। इसका मतलब पीडी को आपने इसके ऊपर लिया हुआ है, फिर से कोई ना कोई ऐसा लेना पड़ेगा जो रिएक्शन को स्लो कर सके, दैट इज लेड एसीटेट। ये अलग अलग, पहले ओरिजिनल ये था, बाद में इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने आ जाएगा पीडी साथ में CaCO3 और BaSO4, ये आ गया सल्फर का कंपाउंड। तो ये सारे के सारे पीडी की रिएक्टिविटी को क्या कर देते हैं? कम, मतलब एल्काइन को एल्कीन पर ही रोक देंगे, उससे आगे रिड्यूस नहीं होने देंगे। तो यहां पर देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्यूनोलिन, देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लेड एसीटेट एंड देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ BaSO4। क्लियर? ऐसा नहीं है कि पीडीसी लिंडनार कैटालिस्ट है, साथ में क्यूनोलिन का होना बहुत ही कंपलसरी है। बाकी बातें करेंगे हम अगली क्लास। चलिए भाई, अभी मैं बाहर अवेलेबल नहीं हुआ क्योंकि आज बहुत सारी मेरी लगातार क्लासेस हैं, जहां जहां फ्री है वहां पर क्लासेस हैं। तो कल मैं आपको आपके डाउट बता दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।